हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 16। और इस चैप्टर में हम वैसे मेजर तो पढ़ेंगे प्रिज्म, लेकिन प्रिज्म से पहले जो हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसका एक टॉपिक है जो कि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई और नीट में पूछा जाता है कभी कभी उसका क्वेश्चन, तो मैं उसको पहले करवाऊंगा, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सर्कल ऑफ इल्यूजन, यानी कि भ्रामक चक्र। सर्कल ऑफ इल्यूजन, भ्रामक चक्र, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान हम मान के चलते हैं, माना कि ये अपवर्तक सतह है, जिस सतह से अपवर्तन हो रहा है, ये वो अपवर्तक सतह जिससे अपवर्तन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस अपवर्तक सतह के नीचे की साइड में कहीं भी एक लाइट सोर्स रख देते हैं। यहां पे रखा हुआ है प्रकाश स्रोत, मान के चलो लाइट सोर्स यहां पे रखा हुआ है प्रकाश स्रोत। अब देखो, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें जाएंगी, जो प्रकाश किरणें इससे बिल्कुल सीधी जाएंगी, ऐसे जो प्रकाश किरणें इससे बिल्कुल सीधी की सीधी जाएंगी, वो बिना विचलित हुए सीधी की सीधी निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी। अब जो लाइट रे ऐसे जाएंगी, इनका अपवर्तन होगा, क्योंकि पहले वाले के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण 0-0 डिग्री होते हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं होगा। इनके लिए अपवर्तन कोण का मान कुछ ना कुछ है और अपवर्तन कोण कुछ ना कुछ है, तो अपवर्तन होगा इसका। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं इस तरीके से लाइट रे इंसिडेंट करा देता हूँ। अब इसको समझना है, इस टॉपिक को। इस लाइट सोर्स से ये लाइट रेज इस तरीके से जा रही है, जो सीधी जा रही है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तो अपवर्तन होगा ही नहीं उसका। एक तरीके से अपवर्तन होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती है। देखो, बाकियों के लिए समझो आगे ये कैसे जाने वाली है। तो सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल बनाते हैं सबके लिए। यहाँ देखो, नॉर्मल हमने ऐसे नॉर्मल बनाया, दूसरे वाले के लिए नॉर्मल ये रहा, तीसरे वाले का अविलंब ऐसे बना दिया, और चौथे वाले के लिए अविलंब ऐसे बना दिया। ठीक है, सबके लिए अविलंब बना दो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो पड़ा है एज इट इज यहाँ पे उसका कंसेप्ट यूज करना है। देखो, अब ये यहां से आगे लाइट रे कैसे जाएंगी, तो ये वाली लाइट रे है सीधी जा रही है, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, और मुड़ेगी तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। ये आपतन कोण इसमें कम है, इसमें आपतन कोण थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये थोड़ी सी ज्यादा मुड़ेगी, और इसका आपतन कोण इससे भी ज्यादा हो चुका है। यानी कि होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये कोण आईसी हो जाएगा, यानी कि क्रांतिक कोण हो जाएगा। क्रांतिक कोण पे जब किरण आपतित होती है तो वो इस तरीके से समांतर चली जाती है, ऐसा हमने पढ़ा था वहां पे। लेकिन यहां पे जो आपतन कोण है I इज ग्रेटर देन IC, और ऐसी स्थिति में ये किरण इधर नीचे की तरफ चली जाएगी। मतलब ये है कि यहां पे अपवर्तन कोण R बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। यहां पे अपवर्तन कोण R इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सेम ऐसा ही इधर होगा। ये वाली जो प्रकाश किरण है वो थोड़ी सी झुक के चली जाएगी, ये प्रकाश किरण और ज्यादा झुक जाएगी, ये प्रकाश किरण जो कि क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है वो सतह के समांतर चली जाएगी, यानी कि 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित हो जाएगी। यहाँ पे अपवर्तन कोण R बराबर 90 डिग्री। जो कोण आपतन कोण से भी ज्यादा कोण पर आपतित हो रही है, यहाँ पे आपतन कोण I इज ग्रेटर देन IC, तो ये इस तरीके से चली जाएगी। अब यहाँ पे जो अपना टॉपिक है सर्कल ऑफ इल्यूजन, यानी कि भ्रामक चक्र। ये चक्र क्या है वो सुनो। पहली बात तो ये डायग्राम अगर तुमको 2D दिख रहा हो तो 2D नहीं है, 3D डायग्राम है। मतलब ये है कि यहाँ पे एक पॉइंटेड कोई लाइट सोर्स है, इसके ऊपर हम देखेंगे तो ऐसा चारों तरफ होगा। मतलब लाइट रे इधर भी जा रही होंगी, इधर भी, आगे भी और पीछे भी लाइट रे आएगी। तो अगर हम देखें तो इस पॉइंट के बाद में जितनी भी लाइट रे आपतित होंगी वो ऊपर ना जाके नीचे ही वापस चली जाएंगी। मतलब अगर ये यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर से कहीं से देख रहे हैं,
ऊपर से हम इसको कहीं से देख रहे हैं, तो हमको यहां तक जब हम देखेंगे इस सीध में, यहां तक जब हम देखेंगे तो हमको लाइट दिखेगी अंदर से आती हुई यहां तक इस सीध में बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम इसके इधर आते हैं और इसके इधर जाते हैं तो हमको लाइट सोर्स दिखना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि यहां से आने वाली लाइट आंख तक पहुंच ही नहीं रही, वो यहां से रिफ्लेक्टेड होकर नीचे की तरफ जा रही है। समझ में आ रही है बात? तो देखो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, सॉरी यहां वाली दिखेगी नहीं, यहां से क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल जहां पर है वहां से लेकर यहां से लेकर, चलो अलग कलर से इसको करता हूं मैं जिससे कि दिखे वो क्लियर। यहां से लेके यहां तक एक ऐसा चक्र बनेगा, एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसके ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमको लाइट सोर्स दिखाई देगा, और इसके बाहर से देखेंगे, सॉरी ये यहां तक नहीं, आईसी तक इधर यहां तक आएगा। नहीं सही है, ये गलत शो कर दिया था, ये यहीं तक है। यहां तक हम देखेंगे तो हमको दिखेगा, इसके बाद में नहीं दिखेगा। देखो इस पॉइंट से लेके ये भ्रामक चक्र जाएगा यहां तक क्रिटिकल एंगल तक, और इस तरीके से बन के तैयार है भ्रामक चक्र। मतलब ये है कि इसके ऊपर हम यहां तक देखेंगे, यहां आँख को यहां से यहां तक लाएंगे तो हमको ये लाइट सोर्स दिखेगा, और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये लाइट सोर्स हमको नहीं दिखेगा। तो ये चक्र भ्रामक चक्र है। अब ये तो हुआ टॉपिक, क्या है कैसे है वो मैंने तुमको समझा दिया है। अब मेन चीज ये आती है कि इसका काम क्या है। इसका काम क्या है, जैसे नीट और आईआईटी के अंदर इसका क्या सवाल पूछ सकता है वो मैं तुमको समझा देता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले इसमें से सिर्फ काम की चीजें बाहर निकाल रहा हूं मैं रे डायग्राम के अंदर से। काम की चीजें ये हैं कि ये जो लाइट्स, ये वाली लाइट रे है, ये वाली और ये वाली लाइट रे ले रहा हूं क्योंकि यहीं तक हमको दिखने वाला है, इसके आगे हमको दिखने वाला नहीं है। तो देखो ये लाइट सोर्स है, यहां से पहले सर्कल बना देता हूं, ये भ्रामक चक्र वाला बना दिया मैंने। इसका सेंटर है, इसके नीचे लाइट सोर्स यहां पर है, और यहां पे लाइट रे आ रही है इस तरीके से। ये जो लाइट रे है कौन सी वाली है? जो कि क्रांतिक कोण पर पहुंच रही हैं। ये वाली लाइट रे हैं जो दोनों मैंने मार्क करी थी, ये दोनों लाइट रे हैं ये वाली, ठीक है। अब इसको मैं यहां से मिला देता हूं। माना कि इसकी जो रेडियस है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ऐसा मैंने मान लिया कि इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। और ये जो लाइट सोर्स है ये सरफेस से एच नीचे है, सरफेस से एच या डी मान सकते हो, जो भी तुम मानना चाहो। एच इसकी हाइट है नीचे की तरफ। अब देखो मैं इस जगह पे अगर नॉर्मल बनाता हूं, अविलंब बनाता हूं, ये अविलंब मैंने बनाया, एक अविलंब में इस साइड में भी बना देता हूं, ये भी नॉर्मल बना दिया। तो ये जो कोण है ये आपतन कोण होगा कितना? क्रांतिक कोण आईसी। ये भी कोण होगा आईसी। अब देखो ये जेड शेप बन रहा है, जेड शेप बनेगा तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? आईसी। ये वाली हाइट मुझे पता है, ये पता है रेडियस आर। अब इसमें साइन कोस टेन में से टेन ही लगने वाला है, क्योंकि ये तो पता नहीं है। अगर ये कर्ण हाइपोटेन्यूस हमको पता होता तो इसमें साइन या कॉस भी लग सकते थे, लेकिन इसमें केवल और केवल टेन ही लगेगा। तो टेन लगाओ, मैं इधर लिख रहा हूं, देखें त्रिभुज। ये ट्राइंगल का नाम दे देता हूं मैं, लाइट सोर्स एस, ये इसका सेंटर है ओ, इसको मैं नाम देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी। तो देखें ट्राइंगल ओ एस ए से, ओ ऐसे ट्राइंगल ले लिया, और ओ ऐसे ट्राइंगल से एक्चुअल में हम निकाल क्या रहे हैं? हम दो चीजें निकालेंगे। पहला कि इस सर्कल ऑफ इल्यूजन की रेडियस कितनी होगी और इसका एरिया कितना होगा। ये दो चीज हमको निकालनी है, और निकालना बहुत आसान है। देखो एक चीज और मैं यहीं पे बता देता हूं कि नीचे वाला माध्यम ठोस होता है, यानी कि ठोस ना कह के सघन कहें तो ज्यादा सही है। नीचे वाला जो माध्यम है वो सघन होता है, नीचे वाला माध्यम सघन होता है, ये सघन माध्यम है। इसके ऊपर वाला माध्यम कैसा है? विरल। इसका अपवर्तनांक μ1 हमने कल माना था, इसका अपवर्तनांक μ2, ठीक है। अब देखें यहां से लाइट रे ऐसे जाके आ रही हैं। अब सुने,
इस त्रिभुज के अंदर एस ओ एस ए त्रिभुज हमने ले लिया, इसमें tan थीटा लगा दो। tan और थीटा की जगह कितना आई सी, tan आई सी बराबर tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसमें वैल्यू पुट करो, यहां पे परपेंडिकुलर कितना है स्मॉल आर, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ स्मॉल आर, अपॉन में बेस कितना है एच, आधार कितना है एच, क्योंकि आईसी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है एंगल के सामने वाला। यहां से इसकी रेडियस निकल के आई स्मॉल आर बराबर एच इंटू tan आई सी। अब अगर हमको आगे इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं, अगर रेडियस निकालनी है हमको तो इसके लिए आईसी हमको पता होना चाहिए, आईसी पता होना चाहिए। अब आईसी हमको पता नहीं है तो पहले आईसी की वैल्यू जो हमने कल निकाली थी उसको यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा। फिर भी चलो देखो मैं सॉल्व करा देता हूं दूसरे मेथड से। हम क्या करते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का हम इसमें नियम लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। तो देखो स्नेल का लॉ क्या कहता है, μ2 इंटू साइन आई सी बराबर, यहां से ये किरण यहां आके ऐसे जाती है, याद रखना, मतलब r बराबर कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। इस जगह के लिए r बराबर 90 डिग्री होता है और ये तो अपवर्तन कोण है और आपतन कोण कितना होता है IC, μ2 इंटू साइन आई सी इंटू μ1 इंटू साइन 90। तो यहां से साइन आई सी बराबर μ1 अपॉन में μ2, ये इक्वेशन आई। साइन आई सी की वैल्यू हमने निकाल ली, साइन आई सी पता चल गया। अच्छा मुझे बताओ साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि यहां लंब L बराबर तो है μ1 और दूसरा क्या है कर्ण, कर्ण के बराबर है μ2, कर्ण के क्या है μ2। अब हमको लंब और कर्ण है और आधार निकालना है, अतः आधार बेस, अतः बेस आधार ए बराबर होता है आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ए बराबर अंडर रूट के अंदर कर्ण, कर्ण कितना है μ2 तो μ2 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर, ये हमको बेस पता चल गया। अब हमको इक्वेशन फर्स्ट में देखें निकालना क्या था, हमको निकालना था tan IC। tan IC निकालने के लिए हमको जरूरी था लंब और आधार, जबकि हमारे पास क्या थे लंब और कर्ण। अब आधार भी निकल चुका है, इसमें रख दो, चलो रखते हैं। चूंकि tan IC बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan IC बराबर हो जाएगा लंब कितना है, लंब μ1 अपॉन में अंडर रूट μ2 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर, ये tan IC की वैल्यू पता चल गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मर्ज करके लिखते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है r बराबर, मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, स्मॉल r बराबर h इंटू tan IC, tan IC की वैल्यू रखो, tan IC कितना है μ1 अपॉन में अंडर रूट μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, स्मॉल r बराबर h इंटू tan की वैल्यू रखो μ1 अपॉन में μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया, ठीक है। r बराबर क्या आ गया, r इक्वल टू μ1 इंटू h अपॉन में अंडर रूट μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, ये आ गया कब, जब बाहर वाला मीडियम तो कोई विरल माध्यम है μ1 अपवर्तनांक का, अंदर वाला जब μ2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम है, तो ये फॉर्मूला आया। यदि इसमें कंडीशन लगा दें, यदि बाह्य माध्यम, यदि बाह्य माध्यम μ1 बराबर 1 यानी कि वायु हो तथा μ2 बराबर μ हो,
तो तथा μ2 बराबर म्यू हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, स्मॉल r बराबर देखो 1 रख दो μ1 की जगह, तो h अपॉन में अंडर रूट μ² माइनस 1, ये r की वैल्यू हमको इस कंडीशन में प्राप्त हो जाएगी। अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूजन, सर्कल ऑफ इल्यूजन का हमको एरिया निकालना है, यानी कि भ्रामक चक्र का क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा, एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ए बराबर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, एच स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में है तो रूट हट जाएगा μ² माइनस 1, तो एरिया ए बराबर आ गया पाई एच स्क्वायर अपॉन में μ² माइनस 1। तो ये टॉपिक है, अगर स्टेट बोर्ड वाला बच्चा कोई इसको नहीं पढ़ना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आईआईटी और नीट वाले बच्चे इसको छोड़े नहीं, क्योंकि छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ गया इसका तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं तुमको। सॉल्व नहीं करूंगा, केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, वैल्यू पुट करके इसी फॉर्मूले में लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल को किसी तरीके से घुमा दिया तो फिर फॉर्मूला काम ये नहीं करेगा, तुमको नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे कि दे दिया कि मान के चलो ये अपवर्तक सतह है, इस अपवर्तक सतह के नीचे लाइट सोर्स है 5 सेंटीमीटर नीचे इसके लाइट सोर्स है, यहां पे लाइट सोर्स मान लिया 5 सेंटीमीटर नीचे। तो इसका जो भ्रामक चक्र बनेगा ऐसा, इस भ्रामक चक्र की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करो। या तो त्रिज्या पूछ सकता है या फिर क्या पूछ सकता है, क्षेत्रफल। और एक चीज वो जरूर देगा, क्या, जैसे मैं दे देता हूं, चलो ये कांच है और इसके बाहर क्या है, वायु। कांच के लिए म्यू बराबर लेना है 3/2 और वायु के लिए म्यू बराबर 1, यानी कि तुम सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आर निकालने के लिए। म्यू एच की जगह पे तो क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, और म्यू की जगह क्या लिख देंगे 3/2। इसको सॉल्व कर लेना उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सॉल्व करके इसका आंसर निकालना, एरिया ऑफ इल्यूजन भी निकाल देना, ठीक है। इसके बाद में एक चीज याद रखें कि हमको हाइट किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, तो अपनी जो रेडियस आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में, और एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर के अंदर। बोलो ये बात क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन है, खुद इसको सॉल्व करें, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, देखो, और टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या यूज है हमारे डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में, इसका हमारा क्या उपयोग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो देखो, एक प्रकार का इसमें एक मति भ्रम या इल्यूजन जिसको कहते हैं वो होता है, जिसको कहते हैं मिराज या फिर मृग मरीचिका। और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु। मतलब इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, वो अगर माध्यम में संचरित होंगी तो माध्यम में संचरित होने पर उनकी क्षति होती है, लेकिन अगर इसके अंदर अगर वो संचरित होती हैं, ट्रेवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका लॉस नहीं होता है। इसी वजह से इंटरनेट की स्पीड सही बनी रहती है, और इसीलिए इसका उपयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अभी जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है, इनमें से जियो जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करता है, बाकी केवल ब्रॉडबैंड में करती है, लेकिन जियो का कनेक्शन ज़्यादातर इसी पे चलता है। चलो हम समझते हैं सबसे पहले मिराज यानी कि मृग मरीचिका को। ये बड़ा शानदार इंसिडेंट है जो अधिकतर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। चलो समझते हैं, सबसे पहले इसको बाद में समझेंगे। ऑप्टिकल फाइबर, पहले ये देख लो, मिराज यानी कि मृग मरीचिका, ये क्या होती है मृग मरीचिका।
अधिकतर ये जो घटना है ये गर्मी के दिनों में होती है, गर्मी के दिनों में। ये घटना कब होती है? गर्मी के दिनों में। क्या होता है इस घटना में? गर्मी के दिनों में ऐसा हमको मति भ्रम होता है, मतलब हमारी दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाता है, एक इल्यूजन पैदा हो जाता है। गर्मी के दिनों में ऐसा मति भ्रम होता है। मति भ्रम कैसा होता है कि हमें राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे या फिर रेगिस्तान के अंदर हमको पानी भरा हुआ दिखता है, पानी भरा हुआ दिखाई देता है। तो घटना क्या है? पहले घटना सुनो, फिर ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने के पीछे की वजह क्या है। तो घटना ये है कि गर्मी के दिनों में ये इंसिडेंट ज़्यादा होता है, सर्दियों में भी हो सकता है, लेकिन तभी होगा दिन के समय होगा और जब धूप निकल रही होगी, क्योंकि तभी तो हमको पानी दिखेगा। गर्मी के दिनों में ऐसा होता है, मति भ्रम है जो कि दिमाग में इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। किस चीज़ का भ्रम पैदा करता है? कि पानी भरा हुआ है, यानी कि जल स्रोत। ऐसा लगता है कि कहीं पे जल स्रोत है आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे या फिर रेगिस्तान में इसको आसानी से देखा जा सकता है। रेगिस्तान में तो और भी अच्छा दिखेगा। नेशनल हाईवे पे हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम गर्मी के दिनों में चलते हैं रोड पर, तो थोड़ी दूरी पर ऐसा लगता है कि रोड पर पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो पानी भी हमसे आगे जाता है, यानी कि वो कभी हम उस तक पहुंचते नहीं है, वो लगातार उसका पीछा करते जाते हैं और वो लगातार हमसे आगे चलता चला जाता है। तो इसका मतलब अगर वो वास्तव में होता तो हम वहां तक पहुंच जाते। वो वास्तव में है नहीं, वो ऑप्टिकल प्रकाश की एक घटना है, मिराज, जिसकी वजह से हमको ऐसा दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है, इसका एक रीजन है, इसको समझते हैं। देखो, गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और गर्मी की वजह से वायु की निचली सतह, गर्मी की वजह से वायु की निचली सतह अत्यधिक गर्म हो जाती है, अत्यधिक गर्म हो जाती है। और अत्यधिक गर्म होने की वजह से वायु का घनत्व कम हो जाता है, घट जाता है। सबसे निचली जो लेयर है उसका घनत्व कम हो जाता है और उससे ऊपर की जो लेयर है उसका घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे की वायु फैल के ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम एक इसको रे डायग्राम से इसको समझते हैं। मान के चलो ये पृथ्वी है और गर्मी के दिनों का ये इंसिडेंट है, ज्यादातर गर्मी की वजह से ही होता है। यहां पे एक कोई वृक्ष है, कोई पेड़ का उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी हो सकता है चीज, तो जहां कुछ नहीं है वहां पे बादलों की परछाई बन जाएगी। देखो, एक मैंने वृक्ष यहां पे बना दिया, एक पेड़ बना दिया, ठीक है, ये पेड़ है। अब इसकी जो सबसे वायु की निचली परत है, यहां पे मैं लाइन बना रहा हूं, ये वायु की सबसे निचली परत है, कुछ मीटर ऊंचाई इसकी हो सकती है। ये वायु की सबसे निचली परत है, लिख रहा हूं मैं इस पे निचली परत, और ये वायु की ऊपरी परत है। इसके ऊपर जो भी होगा वो वायु की होगी ऊपरी परत, निचली परत, ये ऊपरी परत। गर्मी की वजह से यहां वायु का घनत्व कम होगा, मतलब वायु ऊपर चली जाएगी तो ऊपर की वायु का घनत्व बढ़ जाएगा। निचली जो वायु है वो ज्यादा गर्म होती है और ऊपर की वायु थोड़ी सी कम। तो निचली परत का घनत्व, इसका घनत्व होता है कम और ऊपरी वायु का घनत्व होता है अधिक, घनत्व होता है अधिक। और अगर ऐसा है तो ऊपर तो कैसा माध्यम हुआ, सघन, और नीचे कैसा माध्यम हुआ, विरल। ठीक है, निचली वायु जो है वो विरल है। निचली वायु मतलब ये जो पट्टी बनी है, ये पट्टी की जो वायु है वो विरल है, इससे ऊपर की पूरी वायु कैसी है, सघन। और एक व्यक्ति इसको खड़ा होकर यहां से मान के चलो देख रहा है,
व्यक्ति थोड़ी सी ऊंचाई पे होगा तो उतना ही अच्छा उसको मिराज दिखेगा। ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, यहां से जो लाइट रे चलेंगी वो यहां पे भी इंसिडेंट होंगी, वो थोड़ी सी आगे भी जाएंगी, वो थोड़ी सी और आगे जाएंगी। इस तरीके से यहां से लाइट रे चलेंगी, प्रकाश की किरणें। ये लाइट रे ऐसे करके, पहली बात तो सघन से चल रही हैं और विरल में जा रही हैं। देखो, ऊपर की वायु सघन है, नीचे की वायु विरल है। सघन से चल के किस में जा रही हैं, विरल में। तो यहां पे आपतन कोण कम है। जैसे ये आगे टकराएंगी तो यहां पे आपतन कोण थोड़ा सा ज्यादा होगा, और आगे जाएंगी तो और ज्यादा होगा। इस तरीके से आपतन कोण है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, मान के चलो इस स्थिति में जो आपतन कोण है I इज ग्रेटर देन है IC क्रांतिक कोण से अधिक। तो क्रांतिक कोण से अधिक है तो ये अविलंब है, तो ये किरण, ये वाली जो किरणें हैं वो तो सघन से विरल में जा रही है, तो वो तो इस तरीके से नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगी, लेकिन ये किरण नीचे की तरफ ट्रेवल ना करके ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे पूर्णांतरिक परावर्तन होगा तो ऐसे जाएगी, ऐसे। यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये समझाने के लिए बनाया था कि कैसे लाइट रे के लिए कोण डिसाइड होगा। अब यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति यहां पे खड़ा है उस व्यक्ति को ये लाइट रे कहां से आती हुई दिखेंगी, उस व्यक्ति को ये लाइट रे नीचे से आती हुई दिखेंगी। मतलब इसको लगेगा कि यहां जो पेड़ है वो कहां है, जमीन के अंदर। इसको लगेगा जो पेड़ है, जरूरी नहीं है साइज में छोटा भी दिख सकता है, इसको लगेगा कि ये जो पेड़ है ये कहां है, जमीन के अंदर, और उस पेड़ से लाइट रे इस तक पहुंच रही है। लेकिन एक्चुअल में हमारा दिमाग जो है वो ये बताएगा कि जमीन के अंदर तो कोई पेड़ होता ही नहीं है इस तरीके से। लेकिन जमीन के अंदर पेड़ नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग दैनिक जीवन में ऐसा अनुभव जानता है कि अंदर पेड़ तभी दिखेगा जब यहां पानी भरा हो। पानी में पेड़ की परछाई अगर हमको दिखेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि यहां पे क्या भरा हुआ है, पानी, जिसमें इसकी परछाई दिख रही है। तो इस कारण इस व्यक्ति को कैसा लगेगा कि इस जगह पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और ये घटना है पूर्णांतरिक परावर्तन। अब तुम्हारा एक सवाल होगा कि जहां पेड़ नहीं हो, अब रेगिस्तान में तो पेड़ जनरली होता नहीं है, जहां पेड़ ना हो वहां पे कैसे पानी इसको दिखेगा। तो वहां पे क्या होता है, जो बादल होता है उसकी परछाई बनने की वजह से वो पानी जैसा वहां पे प्रतीत होता है, और ये घटना हो जाती है जिसका नाम है मृग मरीचिका या फिर मिराज। तो ये डायग्राम इसका बना लें, ये घटना थी मृग मरीचिका। अब देखो दूसरी जो चीज थी, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, दोबारा ले लें। दूसरी जो घटना तो क्या, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ये पहली तो घटना है, दूसरा एक उपकरण है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज हम विद्युत सिग्नलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में करते हैं, और उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि इसको बोलते हैं प्रकाश तंतु। ऑप्टिकल फाइबर को ही प्रकाश तंतु कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, सुन लो। एक जगह से दूसरी जगह लाइट रे ट्रेवल कैसे करती है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है और इसका ही यूज क्यों किया जाता है, वो मैं तुमको समझाऊंगा अभी। देखो, सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻6 मीटर व्यास का, ये इसका डायमीटर है, व्यास है। पर ऑप्टिकल फाइबर 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻6 मीटर व्यास की पतली कांच की नलिका यानी कि नली, ट्यूब होती है। एक कांच की ट्यूब होती है, क्या होती है, कांच की ट्यूब, जिसका डायमीटर कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। और इसको किस तरीके से बनाया जाता है वो सुने, इसको कैसे बनाया जाता है और किस पार्ट को इसमें क्या बोलते हैं, कैसे काम करती है। इस तरीके से साइज में बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन ये होती नहीं है, बहुत ही पतली सी होती है, बाल के समान, बाल के जैसा इसका शेप होता है, जिसको कैपिलरी भी पढ़ा है हमने, ऐसी ही कुछ होती है कांच की। ये है
इसके ऊपर एक पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी कांच के जैसा ही होता है, पारदर्शी पदार्थ की एक लेयर होती है इसके ऊपर की साइड, उस लेयर को बोलते हैं क्लैडिंग। इस लेयर को क्या बोला जाता है? क्लैडिंग। और इसके अंदर वाला जो पार्ट है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं कोर, या तो ऐसे लिख लो कोर, या फिर इसको क्रोड भी इसी को कहते हैं, कोर या फिर क्रोड। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, क्लैडिंग को लिख सकते हैं CLADDING, क्लैडिंग, क्लैडिंग, और ये होता है कोर या फिर इसको क्रोड भी कहा जा सकता है। इसमें जो क्लैडिंग होता है ये होता है विरल, जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर लगभग 1.4 होता है। और जो कोर होती है, क्रोड होती है, ये होती है उसकी तुलना में सघन, और ज्यादा अंतर नहीं होता, म्यू बराबर होता है इसके लिए लगभग 1.5। तो वैसे तो लगभग ऑप्टिकल डेंसिटी इनकी सेम सी ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी ये थोड़ी सी विरल होती है और ये कैसी होती है? सघन। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगी, लाइट रे इसमें कैसे ट्रेवल करती है, कि मान के चलो किसी लाइट रे को हमने इस पर इंसिडेंट कराया ऐसे, कोई लाइट रे या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कोई भी है जिसको हमने इंसिडेंट कराया ऐसे, तो ये इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार तैयार किया जाता है कि हमेशा I इज ग्रेटर देन होता है IC से, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर यह आपतित होती है। अब यहां पे आके टकराई और सघन से विरल में जा रही है, विरल से सघन में। गौर से देखो, ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाली लेयर जिसको बोलते हैं कोर, इसका वर्तनांक 1.5 है। बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं क्लैडिंग, जिसका वर्तनांक कितना? 1.4। तो सघन से विरल की ओर ये जा रही है, मतलब नीचे वाला सघन, ऊपर वाला विरल, और सघन से विरल की ओर जाती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। तो आगे ना जाके इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और ये ऐसे चली जाएगी, फिर से यहां पे इंसिडेंट करेगी और फिर से इसका आपतन कोण ग्रेटर देन होगा क्रांतिक कोण से और ये आगे जाएगी, फिर से वही घटना TIR, और ये यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाइट की स्पीड से, इसकी जो स्पीड है ना, इसकी स्पीड होती है v बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v क्या? c कहो इसको। इतनी स्पीड से लगातार ये इसमें ऐसे पूर्णांतरिक परावर्तन होते होते लगातार आगे चलती जाती है और दूसरे सिरे पर प्राप्त होती है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, ये टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे। इस टॉपिक में दो चीजें याद रखने वाली थी कि क्लैडिंग किसे कहते हैं, कोर क्या होती है, इनका वर्तनांक कितना होता है, कैसे ये काम करता है। इसका डिजाइन इस प्रकार होता है कि आपतित किरण हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल ये है मेरा कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच रही है, तो पहला सवाल, क्या इस विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा की हानि होती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी ऊर्जा की हानि नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जब ये एक, तुम नोट करके पॉइंट लिख लेना, कि जब प्रकाश तंतु के अंदर कोई विद्युत चुंबकीय सिग्नल एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ट्रेवल करता है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रेवल करता है, तो इस ट्रेवलिंग के दौरान कहीं भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, यानी कि ऊर्जा की हानि बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरी चीज, अगर हम इसके दोनों साइड पॉलिश करके मिरर लगा दें, तो क्या ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकती लाइट रे? और ट्रेवल करेगी तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा या नहीं होगा? तो इसका पता लगाते हैं। देखो, मान के चलो एक हमने ऑप्टिकल फाइबर बना लिया जिसमें सिल्वर कोटिंग कर दी, साइड से सिल्वर कोटिंग कर दी, ये सिल्वर कोटिंग हो गई। ठीक है, यहां से कितने ही एंगल पे, इसमें एंगल भी जरूरी नहीं, कितने एंगल पे लाइट रे आएगी, तो यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन, और यहां जाएगी, यहां से इसका परावर्तन होगा, यहां जाएगी, और यहां से इसका परावर्तन होगा, यहां जाएगी। तो लाइट रे तो लगातार आगे जा रही है।
तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर सुनो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% जो सिग्नल है 100% रिफ्लेक्ट होता है आगे की तरफ, लेकिन अब परावर्तन के नियम में तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम मैंने अलग से बताया था, वैसे कोई होता नहीं है, इसीलिए मैंने बताया था कि कुछ जगह उसका यूज है कि आपतित किरण ये रही, परावर्तित किरण ये रही। आपतित किरण की तीव्रता इंटेंसिटी ज्यादा होती है, परावर्तित किरण की तीव्रता कम होती है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है। कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि जब लाइट रे यहां से आएगी और इस सतह पर ये टकराएगी तो इसका कुछ हिस्सा सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, और सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा तो कुछ हिस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा, बाकी एनर्जी इसकी आगे ट्रेवल करेगी। अब तुम सोचो, गूगल हेडक्वार्टर अमेरिका में है, जहां से पूरा इंटरनेट लगभग आज की डेट में जो इंटरनेट है वहीं से चलता है पूरा। गूगल हेडक्वार्टर से लेके इंडिया तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, ये वाला, जिसमें से लाइट रे ट्रेवल करते हुए आती है, और उसको वहां से यहां तक आने में 1 सेकंड का भी बहुत कम हिस्सा लगता है। क्यों? क्योंकि यहां से अमेरिका की दूरी 3 लाख किलोमीटर तो है नहीं, अगर 3 लाख किलोमीटर भी होती तो 1 सेकंड डिले होता, उससे भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो 1 सेकंड से भी, 1 सेकंड का भी लाखवें हिस्से के बराबर समय लगता है। लेकिन अगर वहां से यहां तक कितनी बार सोचो इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होता होगा, ये तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हो रहा है, और दूरी तो कई हजार किलोमीटर है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कई लाख बार, कई करोड़ बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और कई करोड़ बार होगा तो एक बार में अगर 0.01% भी एनर्जी का लॉस होगा तो 1 करोड़ बार में तो आते आते पूरी खत्म ही हो जाएगी। तो इस कारण ये सही मेथड है और ये गलत मेथड है, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि तुम फिर ये बोलोगे कि भाई ये तो मिरर से भी कर सकते थे, ये काफी महंगी चीज क्यों काम में ले रहे हैं हम, जबकि ये काम मिरर से भी हो सकता था। तो मिरर से ये काम नहीं हो सकता, हो सकता है तो बहुत कम डिस्टेंस के लिए, ज्यादा डिस्टेंस के लिए बिल्कुल भी इससे नहीं हो सकता। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण नहीं किया जा सकता इससे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी लिखना है लिख लें इसमें से। अगले टॉपिक पे चलते हैं। स्टेट बोर्ड हो या फिर कंपटीशन हो, दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है प्रिज्म। सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रिज्म एक्चुअल में होता क्या है। प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ेंगे, मिनिमम डेविएशन यानी कि न्यूनतम विचलन अवस्था पढ़ेंगे, प्रिज्म सूत्र निकालेंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज इतना हमको करना है। तो सबसे पहले प्रिज्म की डेफिनेशन एक बार पढ़ लें, बोर्ड पर लिखी हुई है, फिर मैं इसको समझाता हूं। किसी कोण पर झुकी दो पारदर्शी सतहों द्वारा बनी ठोस संरचना प्रिज्म कहलाती है। और प्रिज्म जनरली का मतलब है ज्यादातर केसेज में कांच का ही बना होता है। प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। और स्टेट बोर्ड में इसका प्रैक्टिकल भी होता है। मेजर प्रैक्टिकल के अंदर इसका एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें पिन की हेल्प से हम एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण पता करते हैं। तो प्रिज्म क्या है? परिभाषा मैंने बता दी है, किसी कोण पर झुकी दो पारदर्शी सतहों द्वारा बनी ठोस संरचना प्रिज्म कहलाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक सतह ऐसे है और दूसरी सतह ऐसे है। ये दो सतहें इस तरीके से किसी कोण पर झुकी हुई हैं। ऐसे करके यहां से लेके यहां तक पूरा सॉलिड है और पूरा सॉलिड इसको बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एक प्रिज्म। देखो, सबसे पहले इसको मैं संरचना बनाता हूं। 3D स्ट्रक्चर है इसका, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसको मैं पीछे की तरफ लेके जाता हूं, तीनों को। ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर तुमको बनाना है, अगर आसान बनाना है तो। यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे और यहां से इसको मिला देंगे। थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं। ठीक है, इसको भी डॉटेड कर देंगे क्योंकि ये पिछला वाला हिस्सा है, हमको दिखेगा नहीं, पीछे की साइड वाला हिस्सा है। और यहां से यहां तक तो भले इसको ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे। ये जो शेप बन के तैयार हुआ है ना,
यही प्रिज्म है। कांच का इस तरीके का बना होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है, ऐसे सॉलिड कांच का बना होता है। इसमें कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो देखो, ऐसी संरचना है, तो इसमें अगर लाइट रे इधर से इंटर करेगी और निकल के जाएगी वो इधर से, तो ये अपवर्तन इन दोनों सतहों से होगा, आमने सामने वाली सतहों से, तो इनको अपवर्तक सतह कहा जाता है। तो ये जो सतह है इसको कहते हैं अपवर्तक सतह, रिफ्रैक्टिव सरफेस। ये सामने वाला हिस्सा है, सामने जो त्रिभुजाकार जो आमने सामने हिस्से हैं, इसको बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद, जो कि ज्यादा जरूरत नहीं है याद रखने की, बट रख सकते हो। इसका निचला वाला जो हिस्सा है, इसमें ध्यान रखना, आमने सामने वाले जो हिस्से हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, ट्रायंगल शेप में, और जो तीन होते हैं वो आयत या वर्ग के शेप में होते हैं। ठीक है, इसका जो आमने सामने वाले तो अपवर्तक पृष्ठ हो गए आमने सामने। अब नीचे भी तो बचा, नीचे वाला होता है आधार, यानी कि बेस। नीचे वाला होता है बेस, और इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसको क्या बोला जाता है? प्रिज्म कोण। ठीक है, अगर मान के चलो ये ए बी सी और इनका नाम डी ई एफ, इनका नाम दे दिया, तो इसमें मुख्य परिच्छेद कौन से हैं? मुख्य परिच्छेद तो हैं ए बी सी कॉमा डी ई एफ, ये दोनों तो हैं मुख्य परिच्छेद आमने सामने वाले। अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन सी है? ए सी डी एफ कॉमा ए बी ई एफ, ये दोनों कौन क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। और बेस तुमको दिख ही रहा होगा, बेस सिंगल है, कौन सा? बी सी डी ई, ये इसका आधार है, यानी कि इसका बेस है। तो ये तो था प्रिज्म के बारे में बेसिक नॉलेज, जहां पे प्रिज्म में कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, कि प्रिज्म से अपवर्तन होता कैसे है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, देखो प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है इसको समझ लो। सबसे पहले तो हम यहां पे ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल मुख्य परिच्छेद अगले वाला शो करेंगे। ये इस सतह पर प्रकाश किरण आपतित कराएंगे और इधर से बाहर निकलेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझने के लिए मैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बनाता हूं, सामने वाला हिस्सा बनाता हूं। ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बना दिया मैंने, जिसका नाम दे दिया ए बी एंड सी। प्रिज्म कोण ये वाला है। ठीक है, अब कोई प्रकाश किरण आती है एक ऐसे, अब हमको बताना है ये आगे कैसे जाएगी, किस तरीके से आगे बढ़ती हुई जाएगी। ये हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कर दी इस पे, आगे कैसे जाएगी उसको समझें। आगे जाने के लिए सबसे पहले अपवर्तन होगा। ध्यान रखें, प्रिज्म ऑलवेज या तो ग्लास से बना होगा या कोई सॉलिड मटेरियल से, और इसके बाहर मैं एयर मान लेता हूं, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। तो हमें पता है एयर कैसा माध्यम है? विरल, और ग्लास कैसा माध्यम है? सघन, और ये वापस से विरल। ठीक है, अब यहां तक लाइट रे आने के बाद अपवर्तन होके जाएगी, तो अपवर्तन के लिए जरूरी है अविलंब। अविलंब होता है तल के लंबवत। तल कौन सा है? यहाँ पे ए बी तल जिस पे आ रही है, तो ए बी के लंबवत एक तल बनाओ। ए बी के लंबवत मैंने एक तल बना दिया, ये ए बी के लंबवत एक तल है। अब ये प्रकाश किरण एक्चुअली ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। अब इसका अपवर्तन होगा और ये विरल से सघन में जा रही है, तो अविलंब की ओर झुकेगी। अविलंब की ओर झुकेगी, ऐसे जा रही है, अविलंब नीचे, तो झुकने का मतलब अविलंब की ओर चली जाएगी और अविलंब की ओर जाएगी, तो कुछ इस तरीके से ये दूसरी सतह पे जाके टकराएगी। अब आगे की बात करते हैं, दूसरी सतह से फिर क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। दूसरी सतह से आगे जाने के लिए फिर से हमको अविलंब बनाना पड़ेगा।
तो मैं इस सतह के लंबवत वापस अभिलंब बना देता हूं। ये देखो वापस मैंने अभिलंब बना दिया। इस जगह पे दोनों अभिलंब मिल रहे हैं, जिस जगह पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को O पॉइंट डाल देंगे। उस पॉइंट को क्या डाल देंगे? O। ठीक है, अब आगे कैसे जाएगी ये प्रकाश किरण? अब देखो, अभी तो विरल से सघन में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई, अब जा रही है सघन से विरल में तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो अब की बार ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, और दूर हटेगी तो कैसे हटेगी? देखो, ये प्रकाश किरण एक्चुअल में कैसे जानी चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन जाएगी थोड़ी ऐसे, क्योंकि अपवर्तन हो गया और अपवर्तन हुआ तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब ये रहा, ऐसे जानी थी। अभिलंब से दूर हटने का मतलब है कहाँ जाएगी? ये नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाएगी तो ये ऐसे मुड़ के बाहर निकलेगी। तो ये है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। यहां पे एक चीज समझे, एक्चुअल में ये प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में आई और फाइनली गई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फाइनली ये गई है। तो इस डायरेक्शन में आई और गई इस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग में आने वाली डायरेक्शन और फाइनली जाने वाली डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। डेल से इसको डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल से। इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूं। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? डी। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, इस प्रकाश किरण को नाम देता हूं P Q, इस पॉइंट को R और इसको नाम देता हूं S। प्रकाश किरण का नाम दे दिया P Q R S। ठीक है, इसमें आपतन कोण वगैरह शो कर देता हूं मैं। तो अभिलंब, ये आपतित किरण, दोनों के बीच का जो कोण होगा वो आपतन कोण, और I से इसको व्यक्त किया जाएगा। यहां से अब अभिलंब के साथ कितने कोण पे गई? इतने कोण पे। इसको R1 से डिनोट कर दो, इधर इसको R2 से, और फाइनली अभिलंब के साथ कितने कोण पर निकली? तो वो ये कोण है जिस पर ये बाहर निकल गई है। इसको निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई से इसको व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं? ई से। तो यहां पे कौन सी चीज को क्या कहेंगे? वापस सुन लो। आई तो क्या है? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और ई क्या है? निर्गत कोण, निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और डेल क्या है? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहेंगे इसको? विचलन कोण। ये चीजें समझ में आई? बोलो। अब इसमें एक चीज हम समझते हैं जो कि आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हमको समझना जरूरी है जिससे कि डेरिवेशन कंप्लीट हो सके। ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन है, जिसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है तो रिवाइंड करके एक बार वापस से देख लें और कमेंट करके मुझे बता दें। इसके बाद में हम चलते हैं न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन अवस्था। अब न्यूनतम विचलन अवस्था क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा तुमको पहले बताता हूं। देखो, जब हम स्कूल में प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में आई और डेल के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। वो रिलेशन कुछ ऐसे निकल के आता है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे भी, समझाएंगे भी। वो रिलेशन ऐसे कुछ निकल के आता है आई और डेल के बीच में, ऐसे रिलेशन निकल के आता है। मतलब ये है कि इस जगह पर अगर मैंने डेल की वैल्यू इधर ली है तो डेल की वैल्यू मिनिमम इस जगह पर है। यहां पे आई बराबर ई आता है। मतलब आई और ई की वैल्यू जब बराबर होती है तो ये डेविएशन मिनिमम आता है। विचलन कैसा आता है? मिनिमम, जिसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन। और इसको डेल एम से व्यक्त करते हैं, न्यूनतम विचलन को। भाई डेल क्या है? विचलन, डेविएशन, और मिनिमम के लिए डेल एम, मिनिमम, डेल मिनिमम। ठीक है, अब यहां पे एक चीज सुनना, अगर मैं इस जगह पे देखूं तो यहां पे जो भी आई की वैल्यू होगी, आई बराबर ई, यहां पे जो भी आई की वैल्यू होगी वो इस वाले आई से, इस पॉइंट पे जो आई की वैल्यू है उससे कम है। लेकिन इस जगह पे डेल की वैल्यू कैसी है? ज्यादा। इस जगह पे डेल की वैल्यू बढ़ चुकी है।
आई की वैल्यू कम करने पर डेल की वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं आई की वैल्यू बढ़ाता हूं, मतलब बढ़ाने का मतलब है मैं यहां पे कहीं ले आता हूं, यहां पे भी अब की बार मैंने आई की वैल्यू बढ़ा दी, तो भी मैं ये देखता हूं कि डेल की वैल्यू अभी भी बड़ी है, कम बड़ी हो लेकिन बड़ी है। इसका मतलब ये है कि डेल की वैल्यू मिनिमम सिर्फ एक ही पॉइंट पर आती है जहां आई बराबर क्या होता है, ई। कब आती है? केवल जब आई बराबर किसके होता है, ई के। मतलब एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर डेल मिनिमम होगा, अदरवाइज कहीं भी डेल मिनिमम नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा रे डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, एक रे डायग्राम में बना रहा हूं। ये कोई कंडीशन है जहां पे एक लाइट रे हमने इंसिडेंट कराई, जैसे ऐसे कोई लाइट रे इंसिडेंट कराई हमने। यहां पे आपतन कोण है जैसे कि 60 डिग्री, यहां से ऐसे आई और इधर की साइड में निकल जाती है ये, और ये वाला कोण है 40 डिग्री, ठीक है। और इस स्थिति में डेल को मैं मिनिमम मान लेता हूं। माना कि इस स्थिति में डेल की जो वैल्यू है ना मिनिमम, जैसे कि 32 डिग्री या 35 डिग्री जो भी है, 35 डिग्री मिनिमम आ गई मान के चलो। अब तुम सोचो यहां पे दो दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत कि अगर एक आदमी जब इधर से इसको देख रहा है, एक व्यक्ति जब इसको देख रहा है, तो 60 डिग्री कोण पर डेल की वैल्यू मिनिमम आ रही है। अगर इसको उधर से देखा जाए, अगर इसको इधर से देखा जाए, तो इधर से देखने वाला बोलेगा कि भाई 60 पे इसकी वैल्यू मिनिमम नहीं आ रही है, 40 पे मिनिमम आ रही है। कितने पे मिनिमम आ रही है? 40 पे। तो अब इस ग्राफ की पालना नहीं हो रही, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग 40 और 60 दोनों पे मिनिमम आनी चाहिए। भाई जब आई 40 हो और या आई 60 हो तो दोनों पे ही मिनिमम आनी चाहिए, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं कहता। ग्राफ के अकॉर्डिंग केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां मिनिमम आ सकती है। वो कब आएगी? जैसे अब एक दूसरा रे डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान के चलो आपतन कोण, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण ये वाला जैसे कि 40 डिग्री है, और यहां से ऐसे किरण आई और ये वाला निर्गत कोण भी 40 डिग्री है, हो गया 40 डिग्री। और इस स्थिति में डेल की वैल्यू है, डेल मिनिमम बराबर मिनिमम 30 डिग्री है मान के चलो। अब जो व्यक्ति इसको इधर से देख रहा है वो क्या बोलेगा कि आपतन कोण 40 डिग्री पर डेल मिनिमम आता है 30 डिग्री, और इधर से देखने वाला व्यक्ति भी क्या बोलेगा कि 40 डिग्री पर मिनिमम आ रहा है 30 डिग्री। तो इस ग्राफ की पालना फर्स्ट रे डायग्राम कर रहा है या सेकंड? तो इसकी पालना हो रही है सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं हो रही। क्योंकि वापस सुन लो इस बात को, ग्राफ के अकॉर्डिंग केवल आई और ई की, आई की एक ही वैल्यू पर, केवल आई की एक वैल्यू पर डेल मिनिमम होगा, अदरवाइज डेल बढ़ जाएगा। इधर आएंगे तो भी बढ़ेगा, उधर जाएंगे तो भी बढ़ेगा, दोनों कंडीशन में बढ़ जाएगा। तो इसमें जबकि ऐसा नहीं हो रहा, 60 और 40, वैसे एग्जांपल लिया मैंने 60 40, लेकिन समझाने के लिए सफिशिएंट है। 60 और 40 दोनों पे डेल मिनिमम आ रहा है, जबकि इस वाले में इधर से देखो या इधर से देखो, दोनों स्थितियों में ही डेल मिनिमम है और दोनों स्थितियों में एंगल सेम है। तो डेल की वैल्यू मिनिमम तभी आ सकती है जब आई बराबर ई हो, दोनों तरफ बराबर एंगल होगा तो किधर से भी देखो वो सेम ही आएगा। चलो अब मिनिमम डेविएशन को थोड़ा सा और समझते हैं। मिनिमम डेविएशन से क्या क्या कंडीशन बनने वाली हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो डेल मिनिमम कब होगा? ये आई बराबर ई प्रैक्टिकल से आता है भाई, इसका थ्योरेटिकली कोई प्रूव नहीं है, ठीक है। देखो, न्यूनतम विचलन अवस्था में, न्यूनतम विचलन अवस्था में आई बराबर होता है ई के। आई किसके बराबर होना चाहिए? ई के। और डेल बराबर होता है डेल मिनिमम। दो चीजें तो हमने देख ली। तो न्यूनतम विचलन अवस्था में आई बराबर ई और डेल बराबर डेल मिनिमम। अब हम एक चीज और भी पता कर लेते हैं कि R1 और R2 की वैल्यू कैसे, क्या फर्क पड़ेगा मिनिमम डेविएशन की स्थिति में। तो देखो, जब आई बराबर ई हो, जब आई बराबर क्या हो? ई, मतलब इधर वाला आई और इधर वाला ई, तो पहले
स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाते हैं फॉर AB सरफेस। कौन सी सतह के लिए? AB सतह के लिए स्नेल का नियम लगाते हैं। इधर वाले का अपवर्तनांक माना कि μ1, इसका अपवर्तनांक माना कि μ2 और इधर वाले का अपवर्तनांक माना कि μ1। ठीक है, तो देखो इस सतह के लिए लगाते हैं स्नेल का नियम, तो क्या आएगा μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन R1। यहां पे एंगल कितना है? R1। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं वापस से। स्नेल्स लॉ फॉर कौन सी सरफेस? AC सरफेस के लिए। AC सरफेस के लिए स्नेल का लॉ लगाते हैं। तो यहां पे देखो μ2 इंटू साइन R2, μ2 इंटू साइन R2 बराबर μ1 इंटू साइन E, μ1 इंटू साइन E। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चूंकि I बराबर किसके है? E, और I बराबर E है, तो μ2 साइन R2 बराबर आ जाएगा μ1 इंटू साइन E की जगह मैंने I लिख दिया और यहां पर डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2, एक ये रहा, 2 ये रहा। इधर क्या है? μ1 साइन I, इधर क्या है? μ1 साइन I। दोनों बराबर हैं तो ये दोनों पार्ट्स बराबर हो जाएंगे या फिर एक दूसरे से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इधर से तो μ2 साइन R2 बराबर उधर से μ2 साइन R1। μ2 से μ2 कैंसिल आउट और साइन R2 बराबर साइन R1 आया है। साइन R2 बराबर साइन R1। इसका मतलब R1 बराबर होगा किसके? R2 के। बोलो बात समझ में आई? तो न्यूनतम विचलन अवस्था में, न्यूनतम विचलन अवस्था में 3 कंडीशन अब तक हमने निकाल ली। पहली कंडीशन I बराबर होता है E के, दूसरी कंडीशन डेल होता है डेल मिनिमम, तीसरी कंडीशन R1 बराबर होता है R2 के। चौथी कंडीशन हम ज्योमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं कि जब ये कोण बराबर हैं, ये कोण बराबर हैं, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। मतलब चौथी कंडीशन ये आ जाएगी BC इज पैरेलल टू QR, इक्वेशन नंबर 4। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में 4 कंडीशनें हमको लिखनी हैं। तो यहां तक जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर इसको उतारें पॉज करके वीडियो, और फिर मैं इसको आगे हमको अब प्रिज्म सूत्र निकालना है कि प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है। मोटे प्रिज्म के लिए और पतले प्रिज्म दोनों के लिए हम प्रिज्म का फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। इसको उतारें। देखो अब हम क्या करेंगे, प्रिज्म सूत्र निकालेंगे। और प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, प्रिज्म फॉर्मूले का को प्रूव करेंगे, जो भी फॉर्मूला है इसका। ये डायग्राम मैंने वापस बना दिया है, इस डायग्राम की हेल्प से ही ये होने वाला है। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज लेते हैं। एक इसमें AQOR, इन 4 पॉइंट्स को ध्यान से देखो, इनसे एक चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज AQOR से इस चतुर्भुज को हमने ले लिया। अब देखें चतुर्भुज के चारों एंगल्स का टोटल 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें कोण A प्लस कोण O प्लस कोण AQO प्लस कोण ARO बराबर 360। यहाँ पे देखो कोण A तो ये वाला है जिसको प्रिज्म कोण बोलते हैं हम, कोण O ये वाला है, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है। ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। कोई कारण बता सकता है क्यों? क्योंकि ये तो है तल, ये है अभिलंब, तल अभिलंब के लंबवत होता है, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री हो जाएंगे। 90 डिग्री की वैल्यू रखो तो कोण A प्लस कोण O प्लस 90
बराबर 360। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री, या तो इसको ऐसे लिख लो और यहाँ पे कोण ए को केवल ए लिख सकते हैं, प्रिज्म कोण है ए प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर 360 माइनस कोण ओ, या फिर कोण ओ बराबर 360 माइनस ए। इन तीनों में से कोई सा भी समीकरण हम ले सकते हैं। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ए क्यू ओ आर ले लिया, अब लेंगे केवल क्यू ओ आर त्रिभुज, त्रिभुज क्यू ओ आर से। देखो त्रिभुज क्यू ओ आर कहां पर है, देखते हैं एक बार वापस। क्यू ओ आर ये वाला त्रिभुज लेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है, 180। तो ये वैल्यू पुट करो। इसमें एक तो कोण है R1, दूसरा है R2 प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहां से आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस कोण O। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, यहां से हम एक 300 ये 180 तो बचेगा, 180 आ जाएगा, ये 180, क्योंकि 180 जाके उधर माइनस हो गया, तो ये 180 माइनस कोण O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से 180 माइनस O की जगह पे हम लिख देंगे A। तो R1 प्लस R2 बराबर A। ध्यान रखें इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, और इक्वेशन नंबर 2 का डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो इसलिए इसको याद रखें। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें ले लिया क्यू ओ आर। अब इसके ऊपर वाला त्रिभुज क्यू आर डी, क्यू आर और ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला त्रिभुज हम लेंगे। तो त्रिभुज क्यू आर डी से, त्रिभुज क्यू आर डी को मैं फिर से एक बार डायग्राम को यहां बना रहा हूं। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, देखें ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये तो पॉइंट है Q, ये R और ये पॉइंट है D। ठीक है, जिसमें ये वाला जो कोण है QRD, इन दोनों कोणों का मान अभी पता करते हैं, और ये कोण कितना है, डेल। ठीक है, अब देखो इधर ये जो पूरा कोण है I है, तो इधर वाला पूरा कोण I। अगर हमको ये निकालना है ये वाला कोण, तो ये आ जाएगा I माइनस R1। पूरा I है तो ये भी पूरा I है, जिसमें से नीचे वाले को घटा दो तो ये बचेगा I माइनस R1। इधर ये पूरा E है तो ये पूरा E है, इसमें से R2 घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। तो ये वाला कोण आ गया कितना, I माइनस R1, और ये कोण आ गया कितना, E माइनस R2। हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का टोटल इसके बराबर होता है, डेल बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, जिसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो न्यूनतम विचलन अवस्था की कंडीशन लगाओ, मिनिमम डेविएशन की। तो न्यूनतम विचलन अवस्था से न्यूनतम विचलन अवस्था की कंडीशन लगाएंगे। तो वो कंडीशन क्या थी कि उसमें I बराबर होता है E, जिसको मैंने I मान लिया, जिसको मैंने क्या मान लिया, I। और R1 बराबर होता है R2 के, जिसको मैंने R ऐसा मान लिया, और डेल की जगह क्या लिखेंगे, डेल M। अब डेल M के लिए हम फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। देखो समीकरण 3 ये रहा, इसमें डेल की जगह तो डेल M लिखेंगे, R1 R2 की जगह R लिखेंगे, और I और E की जगह केवल I लिखेंगे। तो डेल M बराबर डेल M I माइनस R1 की जगह R प्लस E की जगह I और इसकी जगह माइनस R। तो डेल M बराबर आ गया 2I
माइनस 2r। डेल m बराबर कितना आ गया 2i माइनस 2r। अब हम क्या करेंगे, 2 यहां से कॉमन लिया और यहां पे r, देखो इक्वेशन नंबर यहां पे रख दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड से क्या आ जाएगा r प्लस r बराबर a, यानी कि r बराबर a बाई 2। r की वैल्यू किस में रख दो, समीकरण 4 में, समीकरण 4 से समीकरण 4 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल m बराबर 2i माइनस 2 इंटू ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, डेल m बराबर 2i माइनस ए। अब यहां से ऐसे करो, i की वैल्यू निकालो, तो i की वैल्यू यहां से क्या निकल के, r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं a बाई 2, और a के पदों में i की वैल्यू भी यहां से आ जाएगी, तो 2i बराबर डेल m प्लस a को ट्रांसफर करके इधर ले आए, i बराबर डेल m प्लस a बाई 2। तो एक्चुअल में हमने क्या निकाला, हमने एक तो r की वैल्यू निकाल ली और एक i की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे और उसमें रखने के बाद प्रिज्म फॉर्मूला हमको प्राप्त होगा। तो i और r की वैल्यू निकाल चुके हैं, स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल के नियम से देखो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लगाएं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको उतार लें, मैं इधर से मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम इसमें लगा दो। स्नेल का नियम ये है, अगर मान के चलो प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक म्यू है वायु के सापेक्ष, बाह्य माध्यम के सापेक्ष, तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर, म्यू बराबर साइन आई, आई की वैल्यू लिखो, आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी अभी, डेल m प्लस a बाई 2 अपॉन में साइन r की वैल्यू कितनी निकाली है, a बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये है प्रिज्म सूत्र। इस सूत्र को क्या बोलते हैं, यह है सामान्य प्रिज्म, यह है सामान्य प्रिज्म के लिए, यह सामान्य प्रिज्म के लिए प्रिज्म सूत्र है। ये क्या है, सामान्य प्रिज्म के लिए प्रिज्म सूत्र। अब और कौन सा प्रिज्म होता है, यदि प्रिज्म अत्यधिक पतला हो, यदि प्रिज्म अत्यधिक पतला हो, तो प्रिज्म अत्यधिक पतला हो तो I व R नगण्य होंगे। अगर पतला प्रिज्म है, बहुत ही पतला प्रिज्म है कुछ इस तरीके से, तो ऐसी स्थिति में I और R नगण्य होंगे, और I और R नगण्य होंगे तो म्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा साइन I अपॉन में साइन R बराबर I अपॉन में R। तो ऐसी स्थिति में साइन I की जगह I और साइन R की जगह केवल और केवल क्या लिख सकते हैं, R। म्यू बराबर I की वैल्यू डेल m प्लस a बाई 2 के बटे में a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, a को पक्षांतरण करके लाएंगे इधर, बदलगुणा कर दो, म्यू a डेल m प्लस a, तो डेल m बराबर म्यू a माइनस a, और डेल m बराबर a बार ले लिया तो म्यू माइनस 1। अत्यधिक पतले प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सामान्य प्रिज्म है जिसका फॉर्मूला ये है। ये है प्रिज्म सूत्र। इस तरीके से प्रिज्म सूत्र कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से।
देखो प्रिज्म सूत्र के अंदर ये भी पढ़ा जाता है आई और डेल में रिलेशन। आई और डेल में रिलेशन, आई और डेल में रिलेशन पढ़ने के लिए ये एक पहली बात तो प्रैक्टिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल फॉर्मूले से कहीं भी ये ग्राफ इसका प्राप्त होता नहीं है। देखो आई और डेल में रिलेशन समझ लो, अगर मैं इस साइड में आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लेता हूं, इस साइड में एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण डेल लेता हूं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन आता है। शुरुआत में तो जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते हैं तो डेल की वैल्यू तेजी से घटती है और एक पॉइंट पर घट के मिनिमम हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, घटेगी तेजी से, बढ़ेगी वापस धीरे धीरे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर वापस बता रहा हूं, इस पॉइंट पे डेल की वैल्यू मिनिमम है, इस पॉइंट पे डेल की वैल्यू मिनिमम है, डेल एम, और यहां पर ये है आई बराबर ई। जब आपतन कोण निर्गत कोण के समान होता है तो ऐसी स्थिति में आई बराबर ई पर डेल मिनिमम आ जाता है। इस ग्राफ में, ग्राफ से स्पष्ट हम लिख सकते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रारंभ में जब आई का मान बढ़ाते हैं तो डेल के मान में कमी होती है, परंतु आई का मान ई के समान होने पर डेल का मान न्यूनतम हो जाता है। जब आई का मान और अधिक बढ़ाया जाता है तो डेल का मान पुनः बढ़ने लगता है। ये इसका पूरा विश्लेषण है आई और डेल के बीच में रिलेशन का, जो कि ग्राफ हमको प्रैक्टिकल से प्राप्त होता है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, जिसमें हम सबसे पहले तो प्रिज्म, आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आईआईटी और नीट में पूछे भी गए हैं, स्टेट बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे और आगे के टॉपिक भी सॉल्व करेंगे कल।